Hello everyone, welcome to नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल. आई एम योर म्यूजिक टीचर. हाँ, तो पिछले पीरियड में हमने क्या क्या सीखा था, अलंकार वगैरह सीखा था, राइट. तो आज हम भूपाली राग सीखेंगे, पर उससे पहले हम श्लोक गाएंगे. नीचे बैठो, कोई मैट डालो, उस पर बैठना है, स्ट्रेट बैठना है. जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. हमको ओमकार गाना है 3 बार. मेरे साथ गाओ. ओ गुरुस्तवन गाएंगे. जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः. सरस्वती स्तवन. या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता. सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. ओम शांति शांति शांति. रब योर हैंड्स, ओपन योर आईज. ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे? राग भूपाली. जो हमने शुद्ध स्वर सप्तक मैंने आपको सिखाया था. कौन सा शुद्ध स्वर सप्तक, मतलब कौन से सुर आएंगे उसमें? सा, रे, ग, म, प, ध, नी और सा. हाँ, सा मैंने डबल लिया, पर वो डबल काउंट नहीं किया जाता. सा सिंगल काउंट किया जाता है. तो कितने सुर हो गए? ये 7 सुर हो गए. ठीक है, तो पहले हम शुद्ध स्वर सप्तक गाएंगे. मेरे साथ आपको गाना है. सा रे ग म प ध नी सा. सा नी ध प म ग रे सा. फिर से गाएंगे. सा रे ग म प ध नी सा. सा नी ध प म ग रे सा. आ गया? ठीक है, तो राग भूपाली का हम मतलब राग भूपाली में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो देखेंगे. स्क्रीन पे देखो, आपको दिख रहा है राग भूपाली. राग भूपाली के अंदर वर्जित स्वर, मतलब राग भूपाली के अंदर कौन से वर्जित स्वर है वो यहाँ पे आएंगे. वर्जित स्वर होने के बाद आरोह, हर राग का आरोह अलग अलग होता है. मतलब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो सब राग के अलग अलग होते हैं. मतलब दूसरे राग में वर्जित स्वर अलग होंगे, भूपाली में
वो अलग होंगे। हर राग के खुद के सुर अलग होते हैं। आरोह, उसके बाद अवरोह, पकड़। पकड़ मतलब एक राग की सुर मतलब होते हैं, सुर समुदाय होता है एक राग का, वो फिक्स्ड होता है। मतलब उस राग वो गाया तो समझ में आता है कि हाँ ये राग भूपाली है। तो हर राग की पकड़ अलग अलग होती है। राग गायन समय, ये राग कब गाया जाता है? हर राग का वैसे ही गायन समय अलग अलग होता है। मतलब कोई राग सुबह गाया जाता है, कोई राग दोपहर में गाया जाता है, तो कोई राग रात को भी गाया जाता है। तो हर राग का गायन समय अलग अलग होता है। उसके बाद आता है वादी स्वर। वादी स्वर का मैं डेफिनेशन आपको बाद में बताऊंगी, वादी स्वर और संवादी स्वर। उसके बाद आता है जाति। जाति, तो आप बोलेंगे कि जाति क्या है, मतलब हमको समझ में नहीं आया जाति मतलब क्या। तो जाति मतलब अब इस राग में कौन से सुर आएंगे, कितने सुर आएंगे, उस पे वो डिपेंड करता है कि जाति कौन सी होगी उस राग की। अगर उस राग में 5 सुर होंगे तो उसकी जाति क्या होगी? ओडव, ओडव। हाँ, अगर आरोह में 5 सुर होंगे, अवरोह में भी 5 सुर होंगे, तो जाति क्या आएगी? ओडव, ओडव आएगी। अगर उस राग में 6 सुर होंगे तो उसकी जाति क्या आएगी? शाडव, शाडव। अगर 7 सुर होंगे एक राग में तो उसकी जाति क्या आएगी? संपूर्ण, संपूर्ण। आ गया ध्यान में? मतलब 5 सुर होंगे तो ओडव, 6 सुर होंगे तो शाडव और 7 सुर होंगे तो संपूर्ण। हाँ, तो इससे जाति सुरों से पता चलती है। तो अब हम देखेंगे कि राग भूपाली वर्जित स्वर कौन से हैं? म और नी। म मतलब मध्यम, नी मतलब निषाद। हाँ, अगर ये राग में म और नी नहीं लिया जाता तो सारे गम पध निसा से म और नी ये निकाल दो तो कौन से सुर बचेंगे? तो आरोह क्या आएगा इसका? सा, रे, ग, प, ध और सा, ये आएगा आरोह। क्योंकि म और नी इस राग में नहीं लिया जाता, उसको क्या बोलते हैं? वर्जित स्वर। हाँ, तो ये दिमाग में फिक्स करना है कि राग भूपाली में वर्जित स्वर कौन से हैं? म और नी। राइट, ठीक है। तो हम पहले आरोह गाएंगे पूरा। सा रे ग प ध सा। फिर से गाएंगे। स्क्रीन पे देखो, आपको दिख रहा है, आप पढ़ के वो गा सकते हो मेरे साथ। चलो, सा रे ग प ध सा। और एक बार गाएंगे। सा रे ग प ध सा। ठीक है, आरोह अब आपने गाया। अब देखेंगे आरोह, अवरोह। अवरोह उतरते क्रम का होता है और आरोह चढ़ते क्रम का होता है। तो जैसे गया है वैसे ही अवरोह वापस आया है। देखो क्या आया गया है? सा, ध, प, ग, रे और सा। मतलब अवरोह में भी म और नी ये सुर नहीं लिए गए, क्योंकि ये कौन से सुर है? वर्जित स्वर है। राइट, ठीक है। अब हम अवरोह गाएंगे। हाँ, मतलब ऊपर से नीचे आना है हमको। देखो स्क्रीन पे, आप पढ़ के आपको गाना है मेरे साथ। पहले मेरा सुनो और फिर बाद में आप गाओ मेरे साथ। ओके, ठीक है। सा ध प ग रे सा। अब मेरे साथ गाएंगे आप। सा ध प ग रे सा। फिर से सा ध प ग रे सा। हाँ, आरोह अवरोह अब दोनों मिलके हमको गाना है। सुनो पहले, फिर आप गाएंगे।
सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा। अब आप गाएंगे मेरे साथ, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे पढ़ के आप गाओगे मेरे साथ, मेरे सुर में सुर मिलाना है आपको। चलो, सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा। और एक बार, सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा। आया? ठीक है, तो अब हम देखेंगे पकड़। मैंने बोला था ना कि ये समुदाय अगर गाया तो समझ में आता है कि हाँ, मतलब जल्दी समझ में आता है कि हाँ ये राग भूपाली है ना। तो मतलब जल्दी हमको ये समझ में आता है। तो क्या है, कौन से सुर है, देखो उसमें म और नी नहीं लिया गया क्योंकि ये वर्जित स्वर है। फिर से मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये वर्जित स्वर है। कौन से? म और नी, ये नहीं लिए जाते राग भूपाली में। तो पकड़ क्या है, देखो मैं पहले सुनाती हूँ आपको। सा रे ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। हाँ, क्या कौन से सुर है देखो, सा रे ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। हाँ, तो उसमें म और नी नहीं लिया गया। हाँ, आ रहा है आपको समझ में? चलो अब ये हम गाएंगे, पहले सुनो मेरा। सा रे ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। और एक बार सुनो, सा रे ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। अब आपको गाना है मेरे साथ, हाँ, पढ़ना है अच्छे से और गाना है। सा रे ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। और एक बार, सा रे ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। आ गया समझ में? ठीक है, तो मतलब पकड़ क्या है ये आपको दिमाग में अच्छे से रखना है, ठीक है। हाँ, तो गायन समय देखेंगे अब हम कि गायन समय क्या है। मैंने बोला था कि हर राग का गायन समय अलग अलग होते हैं। हाँ, तो इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। मतलब ये राग शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक, इनके बीच में ये राग गाया जाता है। हाँ, जो मैंने पहले वो सब पॉइंट्स दिखाए थे वो यहाँ पे आ रहे हैं। देखो, वर्जित स्वर आ गया, आरोह आ गया, अवरोह आ गया, पकड़ आ गया, गायन समय भी है और आगे आएगा वादी स्वर। वादी स्वर मतलब इस राग में मतलब सारे ग प ध सा जो है आरोह, इन 5 सुरों से सबसे महत्वपूर्ण स्वर कौन सा है? ग, उसको वादी स्वर बोलते हैं। मतलब राग का राजा स्वर बोलते हैं। वादी स्वर मतलब राग का राजा स्वर, मतलब बहुत मुख्य स्वर, क्योंकि वो बार बार लिया जाता है गायन में। संवादी स्वर, हाँ, संवादी स्वर कौन सा है? ध। हाँ, तो दूसरा महत्वपूर्ण स्वर कौन सा होता है? ग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्वर होता है ध।
उसको बोलते हैं संवादी स्वर। हाँ, मतलब पहला मुख्य स्वर कौन सा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो बार बार लिया जाता है, वो है गंधार। ग मतलब गंधार मतलब वादी स्वर। हाँ, संवादी स्वर कौन सा है? धैवत, क्योंकि वो दूसरा महत्वपूर्ण स्वर है। हाँ, जाति देखो, अब यहाँ आप देख सकते हो कि जाति ओढ़व ओढ़व क्यों आई है। हाँ, आरोह पे आपको दिख रहा है, ये देखो आरोह है। आरोह कौन से स्वर है? सा, रे, ग, प, ध और सा। मैंने बोला था कि सा डबल काउंट नहीं करना है। तो कितने सुर हो गए? देखो काउंट करो उंगली पे। सा, रे, ग, प और ध। कितने सुर हो गए? 5 सुर हो गए। और अवरोह में कितने सुर है? यहाँ कितने सुर है? 5 ही है। देखो कौन से? सा, ध, प, ग और रे, मतलब 5 सुर हो गए। तो मैंने क्या बोला था? 5 सुर अगर होंगे राग में तो जाति क्या आएगी? ओढ़व ओढ़व, क्योंकि ये 5 सुर है। हाँ, आरोह में 5 सुर है तो ओढ़व आ गया, अवरोह में भी 5 सुर है तो ओढ़व आ गया। मतलब जाति क्या आ गई? ओढ़व ओढ़व आ गई जाति। हाँ, आया ध्यान में? ठीक है, तो अब हम वादी स्वर का डेफिनेशन देखते हैं, जो मैंने पॉइंट्स में आपको बताया है क्योंकि आपको वो याद रहे। क्या है? राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर मैंने आपको बताया था। वादी स्वर जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तभी बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण स्वर है, इसको राजा स्वर बोलते हैं। हाँ, इस स्वर पर सबसे ज्यादा ठहरा जाता है और बार बार प्रयोग किया जाता है। बार बार इस राग में, मतलब वादी स्वर कौन सा है राग भूपाली का? गंधार, मतलब ग है। तो ग इस राग में बार बार लिया जाता है और उस पे ज्यादा रुकते हैं। हाँ, ठीक है। संवादी स्वर राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर। इस स्वर को वादी स्वर का सहायक या राग का मंत्री स्वर भी बोलते हैं। हाँ, वादी और संवादी में 4 और 5 स्वरों की दूरी होती है। देखो वादी स्वर कौन सा है इस राग में? ग है। और संवादी स्वर कौन सा है? ध। ग और ध। अब सारे ग प ध सा, सारे ग म प ध नि सा, इन 7 सुरों में काउंट करो ग और ध के बीच में कितने स्वर आते हैं। हाँ, मतलब 4 सुर की दूरी होती है। देखो ग, म, प और ध आ गए चौथे, मतलब पहले स्थान पे ग आ गया और चौथे स्थान पे क्या आ गया? ध आ गया। ग, म, प, ध। हाँ, तो 4 और 5 स्वरों की दूरी होती है। अब देखो, आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि ऐसा सोचो कि राग मतलब एक दरबार है। हाँ, वादी और संवादी स्वर के लिए मैं ये बता रही हूँ, आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि आपको ये वो याद रहे कि कौन से सुर रहते हैं, कौन से लिए जाते हैं, कौन से नहीं लिए जाते, ये इसलिए बता रही हूँ। हाँ, तो ऐसा समझो कि राग मतलब एक दरबार है। हाँ, जैसे राजा का दरबार रहता है वैसे दरबार है, राग मतलब दरबार है। हाँ, तो वर्जित स्वर कौन से है? म और नी। हाँ, तो उस दरबार में म और नी नहीं है। हाँ, वो सैनिक म और नी नहीं है, जिनके नाम म और नी है वो सैनिक उस दरबार में नहीं है। राजा कौन है दरबार का? मतलब वादी स्वर कौन सा है? ग। हाँ, मतलब ग राजा है दरबार का। हाँ, मंत्री कौन है? मंत्री मैंने बताया था संवादी स्वर। संवादी स्वर को मंत्री स्वर भी बोलते हैं, है ना? तो संवादी स्वर कौन सा है? ध। हाँ, मतलब ध कौन है? मंत्री है दरबार का। और बाकी जो सुर है कौन से बच गए? अब सा, रे, ग तो वादी स्वर है, ध भी वादी स्वर है, सा, रे, प। सा, रे और प, ये 3 सुर कौन से है? वो सैनिक है बाकी के। ऐसे समझो। हाँ, आप दिमाग में रखो क्योंकि वो आपको आगे वो समझने के लिए आसान जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या क्या हुआ देखो। दरबार कौन सा है? राग भूपाली का दरबार है। हाँ, राजा कौन है? गंधार। मंत्री कौन है? धैवत, मतलब ध। और बाकी के सैनिक कौन से है? सा, रे और प। और कौन से सैनिक नहीं है इस दरबार में? म और नी।
आ गया ध्यान में? ऐसे अगर आप याद रखोगे तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक है? तो ये इंफॉर्मेशन आपको करके रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड में मैं इस राग का सरगम गीत लेने वाली हूँ। हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन आपको करनी ही है। ओके, आ गया? ठीक है। तो अब हम देखेंगे तीन ताल। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में तीन ताल ये बहुत इम्पोर्टेंट ताल माना गया है, मतलब बहुत कॉमन भी ताल है ये। तबला वादन के लिए सोलो जो तबला बजाते हैं उनको भी ये बहुत बजाने में अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत वेरिएशंस करने के लिए मिलते हैं तबले में भी। तो मैंने सेकंड पीरियड में आपको बताया था कि बीट्स कौन सी है? बीट्स कौन सी है? 3/4 बीट और 4/4 बीट मैंने बताया था। हाँ, आप घर पे प्रैक्टिस करते होंगे शायद कि हाँ, अगर कोई बॉलीवुड सॉन्ग आपने सीखा था या कोई सुना तो आप शायद काउंट करते होंगे कि 3/4 बीट का है या 4/4 बीट में है ये सॉन्ग, है ना? तो पिछले बार हमने बीट सीखा था, हमने क्लैपिंग भी की थी बीट्स के साथ, राइट? तो अब हम देखेंगे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ताल क्या है। हाँ, तीन ताल। तीन ताल दिख रहा है आपको, तो उसमें बीट्स कौन से हैं? बीट्स कितने हैं? ताली कौन से मात्रा पे है? खाली कौन से मात्रा पे है? वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। बीट्स 16 बीट्स है। ताली 1, 5 और 13 पे है। हाँ, देखो यहाँ पे राउंड किया है। हाँ, 1, 5 और 13। हाँ, इस पे ताली है, और 9वें मात्रा पे जहाँ पे यहाँ पे 0 दिख रहा है आपको, वो खाली है। हाँ, मतलब फिर आप बोलेंगे कि ये मतलब क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि ये ताल हमको हाथ पे देना है, हाथ पे देना हमको सीखना है ये ताल। हाँ, ठीक है, तो हम पहले देंगे, काउंट करना है सिर्फ आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, इतने बीट्स है। अब 1, 5, 13 पे क्या है? ताली है, और 9वीं मात्रा पे क्या है? खाली है। इतना याद रखना है। अब देखो हम नंबर वाइज सिर्फ नंबर काउंट करेंगे अभी और हाथ पे देंगे। ठीक है, तो पहले देखो अच्छे से, फिर बाद में मेरे साथ करो। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके, क्या किया मैंने? 1, 5 और 13 पे ताली दी, और 9वीं मात्रा पे क्या किया? खाली है। खाली है मतलब हाथ यहाँ पे आपको साइड में जाएगा, खाली में मतलब क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, और ताली के बावजूद मतलब 1, 5 और 13 और 9वीं मात्रा, हाँ, ये सब छोड़ के हम बाकी नंबर्स पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे उंगली से यहाँ पे ताल दे रहे हैं, जो ऐसे आती है 1, 2, 3, 1, 2, 3। ओके, हम फिर से देंगे ताल, देखो अच्छे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब आपको मेरे साथ देना है ताल हाथ पे, मेरा देख के। ओके, 1, 5 और 13 पे ताली है और 9वीं मात्रा पे खाली है। आ गया समझ में? बाकी के नंबर्स पे हम उंगली से काउंट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं।
चलो 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, आप अभी हमने नंबर पे काउंट किया है, अब हमको बोल बोलने हैं। हाँ, अब हम बोल देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, हमको आपको मेरे साथ बोलना है। बोल क्या है? धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। फिर से धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। अब हम हाथ पे करेंगे, वो देख के, क्योंकि पे काउंट किया है, हाथ पे हमने सीखा है कहाँ कहाँ ताली देनी है, कहाँ खाली देनी है, वो हमने सीखा है। तो पहले यहाँ पे देखो, लिरिक्स के साथ, मतलब बोल के साथ हम पहले ये करते हैं। कौन से सुर है पहले सुनो और फिर आप देख के करोगे घर पे, ठीक है? धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। आ गया समझ में? हमने पहले नंबर पे काउंट किया, अब बोल लेके हमने काउंट किया, वैसे ही हाथ पे। हाँ, अब आप देखोगे बोल, क्योंकि आपको लर्न नहीं हो गया अभी बोल, तो आपको लर्न भी करना है ये। ओके, स्क्रीन पे देखो, बोल 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 के हमको ताल हाथ पे देना है। 1 5 और 13 पे ताली है, 9वें मात्रा पे खाली है, इतना याद रखना। चलो स्टार्ट। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। रिपीट। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। हाँ, फिर से करेंगे एक बार, ये आपको लर्न ही करना है। ये मतलब आपको हाथ पे देना अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड में मैं जो सरगम भूपाली राग का सिखा रही हूँ, वो सरगम इसी 3 ताल में बांधा गया है, मतलब इसी 3 ताल में वो सरगम है, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप ये अच्छे से करोगे तो ही अगला आपको समझ में आएगा, ठीक है? नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो भूपाली राग का इंफॉर्मेशन और ताल, 3 ताल का इंफॉर्मेशन आपको करके रखना है, और आपको हाथ पे आना चाहिए ये ताल, ठीक है? फिर से करते हैं हम ये ताल। स्टार्ट। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे साथ आपको करना है ये बोल बोल के हाथ पे, ओके? क्योंकि ये ताल द्रुत लय में ज़्यादा किया जाता, मतलब यूज होता है इस
ताल का। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में द्रुत जो बंदिश होती है, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगी, राग भूप की बंदिश आगे सिखाऊंगी, पर ये द्रुत लय में ज्यादा किया जाता है। मेरे साथ पहले करोगे आप हाथ पे, चलो, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। रिपीट, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा और धा। बाद में जो 16 मात्रा हमने कंप्लीट करने के बाद हमको फिर से फर्स्ट मात्रा पे आना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा सर्कल होता है। मतलब 16 मात्रा के होने के बाद फिर से 1 मात्रा आती है और कंटिन्यू शुरू होता है। 16 मात्रा के बाद फिर से 1 मात्रा, ऐसे पूरा सर्कल होता है। तो हम जब हाथ पे भी ताल देंगे तो 16 मात्रा होने के बाद हमको धा देना ही है, मतलब फर्स्ट मात्रा देनी है। तो आपका होमवर्क क्या है? राग भूप की इंफॉर्मेशन आपको करनी है और ताल, 3 ताल, ये दोनों भी आपको इंफॉर्मेशन, इन दोनों की आपको इंफॉर्मेशन करनी है, राइट? ठीक है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम सरगम गीत सीखेंगे जो 3 ताल में ही बांधा गया है। अगर आपने वो अच्छे से लर्न किया तो आपको आगे समझने में आसानी होगी, नहीं तो आपको मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए ये जो मैंने होमवर्क दिया है वो आपको करना ही है। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में सरगम के साथ।